वेलकम बैक नाज़रीन। राना साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपके लिए मैंने एक सवाल छोड़ा था। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी तो बना दी है सर, आपकी जानिब से उनसे कोई कांटेक्ट किया गया अब मुल्की हालात को स्टेबल करने के लिए? कोई हुकूमत भी पहले तो कह रही थी ना मुज़ाकरात करना चाहते हैं, अब दूसरी साइड अल्लाह अल्लाह करके मुज़ाकरात पे हुकूमत के साथ आमादा हो गई है, तो लें फिर सर पहला स्टेप। इशू ये है कि मुज़ाकरात किस पर्पज के लिए करने हैं। हम तो हाजिर हैं, हमने तो देखना कि जिस तरह आज 24 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा सरकारी बंदूकें, सरकार की गाड़ियां, सरकार के मुलाजम और शहद वाले चीफ मिनिस्टर उनको कमांड करते हुए हमलावर होते हैं। हमने तो उसने भी डायलॉग किए और उनकी ख्वाहिश पर बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर उमर को फैसिलिटेट भी किया। बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गोहर सर, उमर नहीं गोहर। गोहर जी जी, बैरिस्टर उमर अयूब शायद आप कर रहे हैं। शायद जी जी नहीं, मैं बैरिस्टर गोहर की बात कर रहा हूँ। जी जी, वो मुलाकात करने गए थे जेल में। जी जी, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि उनके अफराद बैरिस्टर गोहर या बैरिस्टर सैफ ने जब डिमांड की कि हम बिल्कुल एग्री हैं इस जगह पर बैठने के लिए, तो जरा हम बॉस से परमिशन ले आए, तो बॉस ने परमिशन भी दे दी, लेकिन फिर धींगा मस्ती शुरू हो गई और फिर मतलब उनकी ज़ौजा मोहतरमा जो हैं उन्होंने कहा कि डी चौक जाना है। फिर डी चौक में वो फरमा रही है कि मैं अकेली रह गई थी, मैं अकेली चले गई। वो खुद उनका फरमान है, हमें तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम हर सतह पर मुज़ाकरात करते हैं, इन फ्यूचर भी करना चाहते हैं, लेकिन जो 9 मई के हमलावर है, जो कोर कमांडर ऑफिस या जिना हाउस पर हमला करने वाले हैं, जो जीएचक्यू पर हमला करने वाले हैं, जो मोदी और राग के एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, जो शोधा की यादगारों को गिरा रहे हैं, जो जैकबाबाद की तरह मियां वाली और सरगोदा के एयरबेस पर हमले करते हैं, 170 जगहों पर हमले होते हैं प्री प्लान। इसके बावजूद हम समझते हैं कि वो फैसला करें उन्होंने करना क्या है। अगर तहरीके तालिबान ये रोल प्ले करे तो वो दहशतगर्द। अगर मैं सर उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी तो बना दी ना, अब आपने फैसला करना है। राना साहब, फैसला अब आपने करना है। उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बना दी, डिमांड्स उन्होंने सामने रख दी, फैसला तो आपका है ना सर। आपको तो पता है किस चीज का फैसला आपने करना है। भाई मैं अर्ज कर रहा हूं फैजा साहबा, किसका इख्तियार है? वो उमर अयूब साहब कुछ कहते हैं और अली गौहर साहब कुछ कहते हैं। वो 300 लोगों की शहादतें लेते लेते कभी कोई 12 कहता है, फिर आपस में अब उनका झगड़ा शुरू हो गया है कि हमने तो इतने शहीद लेने थे। अगर तो उनका एजेंडा है कि वो अपना पॉलिटिकल रोल प्ले करना चाहते हैं, तो हम हाजिर हैं। आज भी कौमी असेंबली का इजलास था, सुबह भी होना है, मीटिंग वो हमारे साथ करते हैं, हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर वो सिविल नाफरमानी कहते हैं तो किसके खिलाफ? खैबर पख्तूनख्वा। राना साहब, आप एग्जैजरेट नहीं करें। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि उनकी मुज़ाकराती कमेटी बन गई है, सिविल नाफरमानी की जानिब तो हालात तब जाएंगे ना अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। तो अब मुज़ाकरात शुरू तो करें ना सर, आप पहला कदम तो बढ़ाएं। नहीं तो मैंने जो अर्ज किया, जरा आप गौर फरमा लें, मैंने अर्ज किया कि हम तो 24 नवंबर को भी मुज़ाकरात कर रहे थे। तो सर यही तो मैं पूछ रही हूँ कि उन्होंने कमेटी बनाए, 3 दिन हो गए हैं, आप लोगों ने कोई डिसीजन लिया मुज़ाकरात करने हैं नहीं करने? यही तो पूछना चाह रही हूँ आपसे। आप प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ सर, आप इधर उधर की सारी बातें बता रहे हैं, दूसरे मेहमानों का भी टाइम ले रहे हैं। मैं चाह रही हूँ आप टू दी पॉइंट अगर मुझे बात बता दे तो दूसरे मेहमानों का भी उनको वक्त दिया जाए। मैंने जो अर्ज किया आप बात करने देंगे। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जो पारा चरार में 200 लोग शहीद हो गए हैं, वो गंडापुरी का चीफ मिनिस्टर है और उस कुएं का कातिल भी इमरान न्याजी गंडापुरी, और ये पीरनी है, वहां कत्लो गार्द हो रही है। ये हमला करने का सोच रहे हैं इस्लामाबाद पर।
चलें जी, ठीक है राना साहब, आपको पॉइंट आ गया। आप क्योंकि मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप इधर उधर की सारी बातें बताई जा रहे हैं, एग्जैक्टली सवाल का जवाब नहीं। राना साहब आपको पॉइंट आ गया, प्लीज मुझे नेक्स्ट भी पॉइंट जानने दें। सैफ साहब, ये जो मैंने राना साहब से एग्जैक्टली सवाल ये किया था कि क्या आप मुज़ाकरात करेंगे, राना साहब ने अगले पिछले सारे वाकयात दोहरा दिए, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं कि नहीं। जब मुज़ाकरात होंगे, देखिए हम कई प्रोग्राम्स में आपके कह चुके हैं, बल्कि ये सब ऑब्जर्वर समझते हैं जी, दुनिया में एक ही रास्ता होता है, हर लड़ाई का अंजाम मुज़ाकरात ही पे होता है, और अमन के जरिए ही अमन आता है, लड़ाइयों से वाकई नहीं आता। और सैफ साहब कुफर टूटा खुदा खुदा करके, अगर वो फाइनली आ गए हैं इनसे मुज़ाकरात करने, तो इनको करने चाहिए ना। अब हुकूमत अपनी जगह पे स्टैंड कर गई है, थोड़ी सी शातिरपन का मुजाहरा कर लिया जाए कि चले आए जी, चले, अगर वो समझते हैं कि वो गलत एक नजरिए से आ रहे हैं, एक टाइम गेन करने, अगर भले वो ऐसे भी हो, तो बल्कि इसमें तो उनको शह मात दें, वो अपनी इन मुज़ाकरात में शह मात दे देंगे और लोगों को बताएं कि एक्सपोज करें कि जनाब ये आए थे लेकिन इस नीयत से आए थे कि खाम का टाइम गेन करना है। वो चीजें बजाय कि इसमें तोतल का शिकार हो, इन चीजों को आप फास्ट ट्रैक पे ले जाएं। एक मुज़ाकरात की दावत आई है, भले वो गलत आई है, सच आई है, मतलब कच्ची पक्की आई है, लेकिन उसको पक्का कर दें। तो कहें जी आए हम मैदान में आए हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, दुनिया में होते रहे हैं। आप क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब और मौलाना साहब के जो वालिद साहब राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स में बारहा कह चुके हैं, हम हर वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात करेंगे तो बानी पीटीआई के रिहाई तक मामलात निकल जाएंगे, ठीक है, वो बार बार कह चुके हैं। अब चूंकि 3-4 दिन से उन्होंने अपनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई हुई है, हुकूमत की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि इन शराइत पे चले, शराइत नेगोशिएशन भी हो सकती है उन पे, लेकिन हुकूमत लगता है सीरियस नहीं है। आपको क्या लगता है? नहीं, आप भी सीरियस नहीं है मैडम, आप सीरियस नहीं, अपोजिशन सीरियस नहीं, हम सीरियस हैं। सर मैं ऑपोजिशन नहीं हूँ, सर मैं ऑपोजिशन नहीं हूँ, मैं ऑपोजिशन नहीं हूँ, ना ही मैं हुकूमत हूँ, लेकिन आपसे एक सवाल किया, आपने उसका जवाब नहीं दिया, तो आपकी नॉन सीरियसनेस नजर आई उस पे। ठीक है, अब सैफ साहब को उनके जवाब देने दें, फिर आपकी जानिब आती हूँ। जी सैफ साहब, आप स्टार्ट रखें। नहीं, मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं उसको मैंने अर्ज किया कि आज भी कौमी असम्बली में अजलास हो रहा था, स्पीकर के ऑफिस में उनसे बात हुई है, लेकिन वो संजीदा नहीं, एक कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता है, हम जाए किधर? ठीक है सर, जी सर, आपका पॉइंट आ गया कि आप कह रहे हैं कि एग्जैक्टली बात किससे की जाए। जी सर, अगर पीटीआई वाले गैर संजीदगी से भी आ रहे हैं तो यही तो एक गेम जो है एक्सपोज हो जाएगी इनकी। जी अगर यहाँ पे थोड़ा सा जहानत का मुजाहरा किया जाए, उन्हें कहें जी आप मुज़ाकरात कल करना चाहते हैं, अभी आ जाए 1 घंटे में, तो 1 घंटे के अंदर मुज़ाकरात, तो दूध का दूध पानी का पानी, जब चीजें अब छुपती तो है नहीं, ना खबर रुकती है, ना कोई चीजें अब ट्रांसपेरेंसी का दौर है, कोई छुपाए या ना छुपाए, तो ये है कि कम से कम वो एक्सपोज हो जाएंगे कि जी जिस तरह हम कह रहे हैं, जिस तरह कोई लोग तासर ले रहे हैं कि वो गैर संजीदा है और टाइम गेन करने का एक टैक्टिक है, तो टैक्टिक भी तो एक्सपोज होगा ना। उसके बाद कम से कम वो ये नहीं आप कह सकें जी हम फिर मुज़ाकरात चाहते हैं, ठीक, तो फिर सिविल डिसोबीडियंस भी जो है बिल्कुल वो भी कोई प्रैक्टिकल या प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो इतना बड़ा उसका बैगेज, जैसे आप लफ्ज बोलती हैं, खिलाना है कि वो उसको समेटना ही बड़ा मुश्किल है, और उसका इतना इम्पैक्ट आता नजर भी नहीं आ रहा। लोगों ने अपने घरों में पैसे भेज रहे हैं, वो कैसे अपने मसाइल हैं, जी अपने घर वालों को पैसे कैसे भेजेंगे? कुछ लोग तो उनकी मोहब्बत में मान भी जाएंगे, लेकिन बाद में वो कहेंगे यार ये कितनी प्रैक्टिकल और जज्बाती जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो अपने घरों का खर्चा चला रहे हैं वो कैसे चलाएंगे। जी कमजोर फुटिंग में नजर आएंगे। ठीक है, अमजद इकबाल साहब से जानते हैं। अमजद इकबाल साहब, मुज़ाकराती कमेटी तो बनाई है तहरीक इंसाफ ने, लेकिन अभी तक ऐसा इतलात नहीं है कि हुकूमत ने उनसे कोई राब्ता किया, उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की हो। सर चले जिसे कहते हैं कि एक अलामती ही सही मुज़ाकरात कर ले, एग्जैक्टली पता चल जाए दोनों साइड्स कितना सीरियस है, तहरीक इंसाफ कितना सीरियस है, ताकि कल को गवर्नमेंट पे बैगेज ना आए कि हमने तो मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी। जैसे अभी हम सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, भाई आप उनसे मुज़ाकरात करें जाके, होते हैं नहीं होते कामयाब, वो एक अलग बात है। सर आपका पॉइंट? नहीं, मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए असूली तौर पर तो, लेकिन देखिए बात यह है कि ये हमें, जब हम बात करते हैं कि हुकूमत को भेजना चाहिए, हुकूमत को मुज़ाकरात करने चाहिए, उसके साथ साथ हमें ये भी कहना चाहिए कि पीटीआई को जो उसने 2 शराइत रखी हैं, 2 ही शराइत रखी है ना उसने मुज़ाकरात के लिए, वो 2 शराइत आप देखिए कि उन 2 शराइत के ऊपर क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। पहली बात तो यह कि उन 2 शराइत के ऊपर मुज़ाकरात कीजिए, आप हमारे लोगों को रिहा कर दें और हमारा मैंडेट वापस कर दे। इसका मतलब यह है कि हुकूमत रिजाइन दे, घर जाए, नए इलेक्शन करवाए और हम इलेक्शन जीत कर, मतलब अपनी एक उनकी उम्मीद है कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे और हम इक़्तिदार में आ जाएंगे। अब देखिए ये तो ऐसे ही है जैसे आप किसी को कहते हैं
कि हम आपका गला काटना चाहते हैं तो आप अपना गला इसके ऊपर मुज़ाकरात करें। अब ये ऐसे नहीं होता। इसका जो तरीकाकार उसका ये है कि हम अमनो मान के साथ, सुकून के साथ मुल्क में रहना चाहते हैं। जब आप ये साथ ये कहते हैं कि जी नहीं जी, अगली बात ये करते हैं, अगर आप हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये मुज़ाकरात आप के लिए एक जवाब चाहिए, जस्टिफिकेशन चाहिए कि हमने मुज़ाकरात नाकाम होंगे, जो कि मैं मुज़ाकरात नाकाम होंगे। ये मुज़ाकरात कामयाब, कोई चीज ऐसी नहीं है जो कामयाब होने वाली हो। और आप फिर अमजद साहब, आपकी बात में एग्री करती हूँ और मैं गवर्नमेंट की बात भी एग्री करती हूँ कि कौन सा सीरियस फेस है जिसके साथ बात की जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वो ओपोजिशन है। ओपोजिशन में हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ, ओपोजिशन का काम ओपोजिशन करना है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना है, उनको सॉल्व करना, बैगेज को ताकि हुकूमत पे ना आए, ये हुकूमत ने संभालना है। सर, हुकूमत को मुसालहती तरीका नहीं अपना सकती, 2 कदम वो पीछे हट जाए, 1 कदम ये आगे चले जाए। नहीं, 2 कदम क्या पीछे, कि मतलब कि वो कहेंगे राना साहब आपकी बारी पे आपकी जानिब आऊंगी, ऐसी आवाज की समझ नहीं आती। जी अमजद साहब। अच्छा, उसमें ये है कि हुकूमत को ये चाहिए, पीटीआई को, ठीक है, 12 शराइत उसमें डालें कि जी हम किस तरह से मुल्क को चलने देंगे, किस तरह से मईशत बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से हम असम्बली को चलने देंगे। उसमें ये भी डालें कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनके ऊपर कोई कमीशन बनाए, फर्ज करें वो ये कहेंगे जी हमारा जो मैंडेट है उसके ऊपर कमीशन बनाए, और हुकूमत भी उस है ना, अभी हो गया ना, अब वहां पे बैठ के बातचीत करें कि हमारे जो लोग जिनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, जिनको गिरफ्तार किया गया, उनको रिहा करवाएं। आप वहां बैठ के ये सारा कुछ हो सकता है। अभी जो राना साहब बात कर रहे थे ना कि हमने 24 में भी मुज़ाकरात किए, 26 में भी किए, ये बात ठीक है, वो भी मुज़ाकरात ही थे ना, लेकिन वो उस वक्त उस पोजीशन में मुज़ाकरात थे। जी वो उस वक्त। अच्छा, मुझे अमजद साहब मेरा एक और सवाल साथ ले लीजिएगा। एक जानब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, चलें उन्होंने जिसे कहते हैं कि वक्ती तौर पे अपना जो बर्डन है उसको कम करने के लिए सही के अलामती तौर पे मुज़ाकराती कमेटी सी, जैसे भी सही। दूसरी जानिब सिविल नाफरमानी का भी थ्रेट है, इंदिया उन्होंने दिया हुआ है। बानी पीटीआई चाहते क्या है आपके ख्याल में? ये एग्जैक्टली सिविल नाफरमानी है, उन्हें पता है उनकी जो 2 शराइतें हैं वो तो हुकूमत की जानिब से मंजूर नहीं होनी। देखिए, बात यह है कि सिविल नाफरमानी एक थ्रेट ही है, और इसके हवाले से इससे पहले जितनी भी कॉल्स उनकी आई हैं वो सारी फ्लॉप हुई हैं, नाकाम हुई हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है, और ये जो इस वक्त मैंने आपसे पहले थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि असल में फ्रस्ट्रेशन क्या है, ये इस वक्त फ्रस्ट्रेशन उन केसेस की को चूंकि ये मुकम्मल होने जा रहे हैं बहुत सारे केसेस, ये तो जो फैज अमीन वाले केस के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, अभी इससे आप ये देखिए 190 मिलियन पाउंड वाला केस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका, उसमें ये हो सकता है कि हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर उसका भी फैसला आ जाए। ये सारा कुछ जो सिविल नाफरमानी हुकूमत के ऊपर जवाबी, जिस तरह से हुकूमत उनके ऊपर, पीटीआई के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि ये पिछले 1 साल 1.5 साल से जो केसेस चल रहे थे, हम ये बार बार मुतालबा करते थे कि इनके फैसले सुनाए, इनको क्यों नहीं मुकम्मल किया जाता। अब वो अगर मुकम्मल होने की तरफ आ रहे हैं तो उसमें नजर आ रहा है, पीटीआई को भी नजर आ रहा है, बानी को भी नजर आ रहा है कि इनके क्या हो सकता में निकल सकता है उसमें। तो अब वो दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए ये एक हरबा है, और मैं नहीं समझता कि वो इस हद तक काम। आपको याद होगा सिविल नाफरमानी की तहरीक पीटीआई ने, बानी पीटीआई ने एक दफा पहले 2014 में सर, 2014 में 126 दिन के धरने के दौरान जी बिल जलाए गए थे। उसका क्या रिजल्ट हुआ था आपको पता ही है। तो इस तरह से जी वो नाकाम हुई थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नाकाम हुई थी ना। तो इस वक्त भी ये पोजीशन जो मुझे नजर आती है, देखें उसके लिए बहुत एक ग्राउंड के ऊपर काम करने की जरूरत होती है, पब्लिक के अंदर उस तरह की एक बहुत एक नफरत उस तरह की आप पैदा हो चुकी हो, को ऐसे मामला हों जिसमें वो कहें कि जो हुकूमत को हमने चलने ही नहीं देना। लेकिन अभी हमने देखा कि जो वाला जो मामला था वो उसमें जो कुछ हुआ आपके सामने, जिस तरह से सख्ती से किया होगा, हुकूमत ने बड़ी सख्ती की, हुकूमत ने बड़े इंतजाम किए, लेकिन वो नाकाम रहा। इसमें हम देखते हैं तो इस सिविल नाफरमानी कैसे, अभी मैं एक आपको कहूं कि ये देखिए अभी इस महीने की जो रेमिटेंस है ना, आप ये सऊदी अरब से और जो इन ममालिक से, जो मिडल ईस्ट से ममालिक से आने वाले पैसे हैं पाकिस्तान में, उनको देखिएगा कि कितना इजाफा हुआ पिछले साल के मुकाबले चल रही हैं।
ठीक है, उसमें क्या कोई बंदा ऐसा अफोर्ड कर सकता है कि जो फिर घर का बिल फट करे कट जाए? वो क्या कोई बंदा ये अफोर्ड कर? वो ऐसे ही है ये चीजें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने ये पहले ही सैफ साहब के साथ पॉइंट मैंने पहले ही सैफ साहब के साथ डिस्कस किया है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लोग अपने घरों में जो पीछे फैमिलीज हैं उनकी जरूरियात के लिए जो पैसे भेजते हैं वो भेजना छोड़ दें, तो ये तहरीक कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। राना साहब से जानते हैं। राना साहब, मदारिस बिल पे डेडलॉक है मौलाना साहब के साथ, कोई मामलात आगे बढ़े, उनको एतमाद में लिया गवर्नमेंट ने? बिल्कुल जी, मौलाना साहब काबिल एहतराम है और मौलाना साहब के साथ बिल्कुल डायलॉग चल रहे हैं। और 2-3 दिन पहले मशीरे पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह खान साहब उनको मिले थे और उसके बाद जो बाकी आलम दीन है उनसे भी मीटिंग कल हुई है और हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, कोई इशू नहीं है और चीज़ें डिस्कस हो रही हैं और ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं वो तयशुदा है। और उसमें मौलाना ताहर अशरफ साहब का जो मौक़िफ़ है जो बाकी आलम दीन का है, तो हम चाहते हैं कि तमाम आलम दीन जो है वो एक प्लेटफार्म पर आए और मदरसों के बच्चे हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब, राना साहब, वो तो कह रहे हैं कि ये जो तमाम आलमी दिन कल इकट्ठे बैठे थे उन्होंने तो उसको साजिश करार दे दिया था कल, और वो तो डेडलाइन दे रहे हैं 17 की कि 17 को हम फिर हमें कोई रोक नहीं सकता, हम सड़कों पे निकलेंगे इस्लामाबाद की। वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो 2016 में भी वो पीडीएम के दौर में भी आए थे और खान साहब के दौर में भी आए थे, तो वो मोस्ट वेलकम, वो इस्लामाबाद आए, लाहौर आए, डीआई खान आ जाएं, जिधर भी आए उनको कोई रोकता है, जब आए, दिन आए, रात आए। सर बिल पे क्या मसला है आपके नॉलेज में होगा? सदर साहब ने क्या इतराजात लगाए हैं जब 2 कैबिनेट से पास हो गया? जो टेक्निकल इश्यूज हैं आफ्टर 18 अमेंडमेंट सूबे ने करना है, जो मरकज में है तो सब करने के लिए तैयार है। लेकिन मैडम थोड़ा सा आधा मिनट सिर्फ ये लूंगा। आज फायदा देखना ये है जो मियां साहब ने और अमजद इकबाल साहब ने बात की कि आपके स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स जो है वो 1,03,000 तक चले गए हैं। आपकी महंगाई जो 38% थी, 32% थी, आज वो 3.59 पे आ गई है। आपका जो इंटरेस्ट रेट था 22%, आज वो 13.5% आ गई। यकीन करेंगे जो आपका चिकन 850-900 जिसका रेट था, अब वो 400-370 रुपए पे आ गया है। और पंजाब में जिस तरह मरियम नवाज दिन रात मेहनत कर रही है, 86 के करीब हमने प्रोग्राम नए इनॉग्रेट किए हैं। मैं अप्रिशिएट करती हूँ इन चीजों को सर, अप्रिशिएट करते हैं इन चीजों को, लेकिन मेरा अभी क्योंकि प्रोग्राम में राना साहब मैं अप्रिशिएट करती हूँ, मेरा पॉइंट ले लिया करें राना साहब। एक तो आप पॉइंट नहीं सुनते, फिर आप अपना पॉइंट। हम जिस तरह पंजाब में है या मरकज में है तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का कसूर। राना साहब मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं नहीं चाहती कि इधर उधर की या तरीके से आपकी डिबेट के पीछे प्रोग्राम की जो हम एक अच्छी डिस्कशन कर रहे हैं वो रह जाए। मेरा पॉइंट सिर्फ सिंपल सा है कि ठीक है पख्तूनख्वा में उन्होंने कुछ नहीं किया, हम मान लेते हैं आपकी बात को, ठीक है। मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो मदारिस बिल पे है, इस पे सदर साहब की जानिब से एलिगेशन लगा क्या है? अब तो आपके नॉलेज में होगा। आप मुझे पूछ रहे हैं? जी राना साहब, आप ही हुकूमत में हैं। तो मैंने पर्स कर दिया, आप पॉइंट साथ लिखते जाया करें। सर आपने उसको सूबाई और कौमी से मशरूत कर दिया है। मैं एग्जैक्टली जो एलिगेशन है वो पूछना चाह रही थी। यही पॉइंट है। ये जब बिलावल साहब तशरीफ लेके गए हैं, उसके बाद राणा सनाउल्लाह साहब गए हैं और सदर पाकिस्तान ने जो टेक्निकली तौर पर, जो ऑफिशियली तौर पर वहां पर जो चीजें पॉइंटेड हुई थी उनको हमने टेकअप कर लिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और मियां नवाज साहब ने भी डायरेक्शन जारी की है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि इस इशू को रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है इस इशू को रिजॉल्व करना है। लेकिन राणा साहब एक छोटा सा सवाल है, उम्मीद करती हूँ जरा शॉर्टली आप इसका आंसर देंगे। एक छोटा सा सवाल है, जरा शॉर्टली इसका आंसर दीजिएगा क्योंकि मैंने सैफ साहब से भी इसका आंसर जानना है। जब ये दोनों ऐवानों से बिल पास हो रहा था तब इन टेक्निकल इश्यूज का नहीं पता था सर? इसका मतलब बिल पास हो जाते हैं और इश्यूज का पता ही नहीं होता। राणा साहब मैंने जो अर्ज किया कि जब हर ऑफिस का अपना टेक्निकली तौर पर रोल होता है, अगर सूबाई असेंबली है या कौमी असेंबली में बिल पास होता है, फिर सेनेट में पास हुआ, अब जो प्रेसिडेंसी में चीजें पॉइंट आउट हुई हैं उनको टेकअप कर लिया गया है। ठीक है जी, ये इशू हमको रिजॉल्व करना है। ठीक है जी, ठीक है जी, आपका पॉइंट ये है कि इशू को रिजॉल्व करना है।
कि वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो, तो अल्टीमेटली ये चीजें जो है ये कानून के मुताबिक करनी है। ठीक है सर, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, क्योंकि लास्ट 2 मिनट्स हैं, मुझे सैफ साहब का भी पॉइंट देना है। सैफ साहब, मदारिस बिल पे डेडलॉक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पे सियासत की जा रही है, तालीम पे सियासत कर कौन रहा है? ये सही है, नहीं यकीनन देखें, बहरहाल जो हमारे मुल्क में जब आप रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं ना, मीडिया हो, तालीम हो, मदरसे हो, तो वो एक चैलेंज समझा जाता है अपनी आज़ादी को। तो वो बुनियादी इशू ये है, वैसे तो उसमें कोई खास इतना बड़ा झगड़ा नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि सन्नत का अदारा आ जाए या तालीम का आ जाए। दुनिया भर में जहां भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, भले वो मजहबी इदारे हों, भले वो तालीमी इदारे हों, उनकी एक रेगुलेशन का या फैसिलिटेशन का एक सिस्टम होता है। इसमें बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है, मेरे साथ एक साहब आए, वो दीनी मदारस का इंस्पेक्शन पे मामूर थे। वो कहेंगे मैं एक जगह गया, तो ये नहीं मैं कह रहा कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, वो एक जगह की मैं बात कर रहा हूँ, इसे आप जनरलाइज नहीं कर सकते। तो वहाँ को 10 तलबा थे, तो उन्होंने कहा जी हमारा 200 लिख दिया जाए, तो इस तरह का अगर रेगुलेट तो हमें फंड्स मिल जाएंगे। तो ये नहीं, मौलाना का तो खैर बड़ा अच्छा निज़ाम है फजलुर रहमान साहब का, लेकिन इसके साथ मैं एक और लफ्ज़ कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब के शौक एब्जॉर्बर बड़े मजबूत हैं। वो काफी शौक से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और चीजों को कोई ना कोई वे आउट निकाल लेंगे। यानी कि इसका कोई वे आउट निकल आएगा। इस बार मोहसिन नकवी भी जो एक्टिव हुए हैं और राना सनाउल्लाह वो एक मिशन पे आए हैं और चीजों को आयरन आउट कर लेंगे वो। ठीक हो गया। अमजद इकबाल साहब, मदारिस वजारत तालीम के अंडर हों, ये समझ आता है कि वो देते हैं, दीनी तालीम देते हैं, और जो तालीम है वो हमारे पास दुनियावी तालीम भी होती है, तो वो समझ में आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है। जो डिमांड की जा रही है कि मिनिस्ट्री इंडस्ट्री का के अंडर हो, सर इसका क्या ताल्लुक बनता है इससे? देखिए, बात यह है कि ये अंडर होना और मुंसलिक होना, इसमें थोड़ा सा फर्क है। ठीक है। ये देखिए, बात यह है कि ये जो मदारस का इशू है, मदारस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन या उनके साथ मुंसलिक किया जाना, ये एग्रीमेंट है और ये इस एग्रीमेंट के तहत ये करने की कोशिश भी की गई। अभी जो कल ये मीटिंग हुई, लेकिन उस पर थोड़ा सा मौलाना फजलुर रहमान और उनके मकबा फिक्र के लोगों का ख्याल ये है कि नहीं, हम वजारत तालीम के उस तरह से हम नहीं जाते, हम अपने अकाउंट्स भी उस तरह से नहीं बनाएंगे, हम अपने बैंक अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, हम अपना ऑडिट नहीं करवाएंगे, हमारे जो फंड्स है उनका हम क्यों किसी को हिसाब दें। मतलब ये इस तरह के इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके ऊपर जो बुनियादी बात है वो देखने वाली ये है कि इस वक्त तकरीबन जो 15,000 मदारिस हैं, जिनका आप ये बड़े बड़े जिनका कहते, बाकी छोटे बहुत सारे हैं, उनमें से 10,000 मदारिस वो मौलाना के जो नुक्ता नजर है उससे इख्तलाफ रखते हैं। अब मामला ये है कि मौलाना के साथ इस वक्त जो तादाद जो बताई गई है वो तकरीबन 5,000 जो बड़े मदारिस है वो मौलाना के साथ है, 10,000 उनके खिलाफ, उसमें शामिल है जो चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल। कल भी उन्होंने ये बात की, कल बल्कि जो मीटिंग हुई जिसमें ये फैसला उन्होंने कहा जी हम वजारत तालीम के साथ मुंसलिक रहना चाहते हैं और इत्तेफाक हुआ उसके ऊपर। अब मौलाना साहब वो अपना उनका एक नुक्ता नजर है और उनकी एक सियासी वक्त भी है, वो कहते हैं जी मेरे साथ ये वादा किया गया था। और अब देखें, बात ये है कि इसमें जो इख्तलाफ इस वक्त जो इशू बना हुआ वो ये कहते हैं वो 10,000 का क्या करें, 5,000, आप तो 5,000 है ना, लेकिन जो 10,000 आपके खिलाफ खड़े हैं उनके, अगर हम उनके खिलाफ जाते हैं तो कल को वो आ जाएंगे। सर कंक्लूडिंग नोट बता दें जरा। तो इसका यही है कि जो सबको बिठा के मिल बैठ के काबिल कबूल इसका हल निकाल लिया, बिल्कुल इसका हल निकालना चाहिए। बहुत शुक्रिया अमजद इकबाल साहब, आपका भी, मियां सैफुर रहमान साहब आपका भी, राना मोहम्मद अशर साहब आपका भी, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।